बहुत समय पहले त्रिपुरा में राजा देवबर्मन शासन करते थे। यद्यपि वे एक अच्छे इंसान थे, पर अपने मंत्रियों पर आंख मूंदकर भरोसा करते थे और शासन में व्यक्तिगत रूप से भाग नहीं लेते थे। उनके शासन में मंत्री भ्रष्ट हो गए और लोगों को इसका फल भुगतना पड़ा। ऐसा कोई न था जो राजा से मिलकर उन्हें बताए कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। राघव नाम का एक होशियार व गरीब नवयुवक एक गांव में रहता था। उसे गांव में काम नहीं मिलता था, इसलिए काम की तलाश में वह शहर चला गया। शहर में उसने देखा कि वहां उसकी तरह अनेक बेरोजगार नौजवान थे। जिस काम को पाने के लिए वह आवेदन करता वह उसे नहीं मिलता था, क्योंकि प्रभावशाली लोगों से न तो उसका संपर्क था और न कोई उसकी सिफारिश करने वाला था। वह हताश हो गया। जब उसने रोजगार दफ्तर के सामने कई युवकों को आवेदन पत्र लिए देखा तो एक विचार उसके मन में आया। उसने एक मुहर बनवाई और एक सरकारी कार्यालय के सामने बैठ गया। वह एक विशाल भवन था जिसमें पीतल के दरवाजे लगे हुए थे। उसने हर आवेदनकर्ता से कहा कि वह आवेदन पत्र पर उसकी मुहर लगवाए। उनमें किसी ने भी उससे यह नहीं पूछा कि ऐसा क्यों करें। पहले आवेदनकर्ता ने मुहर लगवाई और उसे एक सिक्का दिया। यह देखकर कतार में खड़े अन्य युवकों ने भी वैसा ही किया। यह एक औपचारिकता बन गई। हर एक उम्मीदवार ने यही सोचा कि यह मुहर लगवाना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने पैसे दिए, मुहर लगवाई और आवेदन पत्र लेकर अंदर गए। शाम होने तक उसने काफी रुपए कमा लिए थे। कई वर्षों तक वह ऐसा ही करता रहा। अब वह धनवान बन गया। उसने एक मकान खरीदा, शादी की और ठाठ से रहने लगा। एक दिन वह बीमार था, इसलिए लोगों के आवेदन पत्र पर मुहर न लग सकी। इससे वहां शोर और अफरा तफरी मच गई। सभी पूछ रहे थे कि राघव कहाँ है। कार्यालय के अंदर आवेदन पत्र लेने से इनकार कर रहे थे क्योंकि उन पर मुहर नहीं लगी थी। उच्च अधिकारी भी परेशान थे क्योंकि काम रुक गया था। अब यह खबर राजा देवबर्मन तक पहुंची। राजा देवबर्मन ने इस बात की पुष्टि के लिए राजस्व मंत्री को बुलवाया। समुचित जांच के बाद उसे पता चला कि राघव कोई अधिकृत व्यक्ति था ही नहीं और उन कागजात पर किसी मुहर की आवश्यकता नहीं थी। राजा देवबर्मन आग बबूला हो गया। उसने राघव को उसकी मुहर के साथ बुलाया। राघव आया, उसने राजा देवबर्मन के सामने सिर झुकाया और खड़ा हो गया। राजा देवबर्मन ने पूछा, वह कैसी मुहर लगा रहा था और क्यों? उसने कहा, महाराज, मैंने केवल सच्चाई लिखी है। भ्रष्ट अफसरों में कोई नहीं जानता कि किसको क्या काम दिया गया है और नहीं काम योग्यता देखकर दिया जाता है। अगर आप मेरी मुहर को पढ़ें तो उसमें लिखा है, वेदांत सरकार, पीतल दरवाला, राघव की मुहर। इसका इतना ही मतलब है कि ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था में पीतल के दरवाजे के सामने राघव ने मुहर लगाई। राज्य में भ्रष्टाचार की वजह से मुझे पैसे मांगने ही नहीं पड़े। लोगों ने मुहर देखकर पैसे देना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि उनकी अर्जी आगे बढ़ाने के लिए मुहर लगवाना जरूरी होगा, परंतु किसी ने उस मुहर के संबंध जानने की तकलीफ नहीं उठाई। यहाँ तक कि आपके भ्रष्ट अफसरों ने भी कभी जांच नहीं की कि मुहर में क्या लिखा है। उन्होंने मान लिया कि वह अर्जी का ही एक हिस्सा है। इस तरह मैंने पैसा कमाया। महाराज, आप मेरी सारी जायदाद ले सकते हैं, वह भी आप ही की है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि नौजवानों को अगर योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिलेगी तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। अब राजा देवबर्मन को एक अच्छे प्रशासन के महत्व की समझ आई और उसने राघव को रोजगार अफसर बना दिया। अब राघव ने अधिकृत रूप से मुहर बनवाई और उसे लगाने के लिए एक सिक्का वसूलने लगा। उसने उस मुहर में केवल एक शब्द बदला था, राजा देवबर्मन की सरकार, पीतल दरवाजा, राघव की मुहर। सुवर्णनगरी के पुरुष बहुत आलसी और बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने के शौकीन थे। वह नगरी राज्य की राजधानी वल्लभी से काफी दूर थी। किसी भी काम के लिए वे बातें अधिक करते और कम से कम मेहनत करते थे। उनका मुख्य कार्य बैठकर बातें करना था। वे सुबह सोकर उठते और गप हाँकने में लग जाते। दिन और रात में केवल भोजन के लिए घर आते। सुवर्णनगरी की भूमि उपजाऊ थी और कम मेहनत से भी फसल अच्छी होती थी। फिर भी पुरुषों ने कड़ी मेहनत के बजाय आसान जीवन चुना था। उस राज्य की महिलाएं पुरुषों की इस बुरी आदत से परेशान थीं। चारों तरफ काम ही काम था, परंतु पुरुष मुश्किल से ही काम करते दिखाई देते थे। स्त्रियों पर घर और बाहर दोनों के काम, पैसा कमाने और बच्चे पालने का भारी दबाव था।
अंत में जब वे पुरुषों के आलसीपन को और सहन न कर सकी तो उन्होंने वहां के राजा वासुसेना, जो राजधानी वल्लभी में रहते थे, से उनकी शिकायत कर दी। वासुसेना दयालु और कुशल प्रशासक माने जाते थे, परंतु उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं आया। इससे सुवर्णनगरी की महिलाओं को घोर निराशा हुई। उस दिन पूर्णिमा थी और हमेशा की तरह रात्रि के भोजन के बाद सारे आलसी पुरुष बैठकर अपनी अपनी शेखी बघार रहे थे। हर आदमी स्वयं को दूसरों से बढ़कर दिखाना चाहता था। उसी समय एक अनजान, लंबा एवं सुंदर पुरुष वहां आया और बैठकर उन लोगों की बातें सुनने लगा। जैसे ही उन्होंने एक अजनबी को अपने बीच देखा, उनमें से हर एक उसे प्रभावित करने में जुट गया। एक विशाल बरगद के नीचे यह चर्चा चल रही थी। वहां उपस्थित लोगों में 4 समूह थे और हर समूह का एक प्रवक्ता था। पहले ने शेखी बघाड़नी शुरू की। मैं जब अपनी माँ के गर्भ में था तभी सारे रास्ते जानता था, और जैसे ही मेरा जन्म हुआ मैं दौड़कर वल्लभी गया और राजा से मिला। मुझे वापस लाने में मेरी माँ को बहुत परेशानी हुई। भीड़ के सारे लोगों ने तालियां बजाकर इस गप की प्रशंसा की। दूसरा आदमी स्वयं को पहले से भी बढ़कर दिखाना चाहता था। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं जब एक दिन का था तो घोड़े पर सवार होकर वल्लभी गया और राजा वासुसेना के साथ मैंने नाश्ता किया। लोगों ने फिर तालियां बजाई। तीसरे ने अपनी कारगुजारी बताने में एक पल भी नहीं लगाया। मैं जब 1 सप्ताह का था तब हाथी पर चढ़कर वल्लभी गया और राजा के साथ मैंने दोपहर का भोजन किया। चौथा मुस्कराया और बोला, मैं जब 1 महीने का था तब मैं एक पक्षी की तरह उड़कर वल्लभी पहुंचा और आश्चर्य से भरे राजा ने मुझे कुछ देर के लिए राजसिंहासन पर बैठने के लिए कहा। सभी लोग बड़े खुश थे और उसकी गप की तारीफ कर रहे थे। अब जो अनजाना व्यक्ति वहां आया था वह भौंचक रह गया और उन चारों से पूछने लगा, ऐसा लगता है आप लोग राजा वासुसेना से मिल चुके हैं। तब तो आपकी उनसे बहुत घनिष्ठता होगी। निश्चित रूप से। राजा वासुसेना हमें देखकर बहुत खुश थे। हम लोग अलौकिक मनुष्य हैं और राजा वासुसेना तुरंत हमें पहचान लेंगे। अजनबी ने कहा, मैं वल्लभी से ही आया हूँ। हमारे नगर में एक किला बनाने के लिए शक्तिशाली पुरुषों की जरूरत थी, जो बड़े बड़े पत्थर और शिलाखंड उठाकर वहां ले जा सकें। मुझे 4 महाशक्तिशाली लोग मिले थे और अग्रिम पारिश्रमिक के रूप में उन्हें सोने की छड़ें दी थीं। परंतु अग्रिम मजदूरी लेकर भी वे काम पर नहीं आए। वह कार्य अधूरा पड़ा है। नगर के कानून के अनुसार यदि कोई किसी काम को करने का वादा करता है और फिर उसे पूरा नहीं करता तो उसे सजा मिलती है। मैं उनकी तलाश में था और वे चारों मुझे मिल गए हैं। वे अलौकिक शक्तिशाली पुरुष तुम ही हो। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो वे सोने की छड़ें राजकीय खजाने में जमा करानी होंगी। कहकर उस अजनबी ने अपनी शॉल उतार दी। सभी ने उन्हें पहचान लिया कि ये तो राजा वासुसेना हैं। उन चारों की बोलती बंद हो गई और वे सहम कर खड़े हो गए। चारों सिर झुकाकर बोले, हमें क्षमा कीजिए महाराज, हम सब बिल्कुल साधारण आदमी हैं। हम केवल शेखी बघार रहे थे। कृपया हमारी मूर्खता को क्षमा कर दीजिए। उस दिन से वहां के पुरुषों ने बातें कम और काम ज्यादा करना शुरू कर दिया। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।